हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर 4 है जो कि लास्ट चैप्टर है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की। जो वैश्वीकरण है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में WTO का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहली बात करते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, जो विभिन्न देश हैं उनके बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच क्या होता है, जो व्यापारिक संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो ये आपको याद रखना है। अब वैश्वीकरण की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं वैश्वीकरण में? तो पहली विशेषता होती है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। एक देश की सीमा के अंदर तथा दूसरे देश की सीमा के अंदर, जो एक दूसरे की सीमाओं के अंदर रहकर जो सेवाएं तथा वस्तुएं थी, अब वो क्या करती हैं, एक देश से दूसरे देशों के बीच उन सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगता है। तो पहली विशेषता इसकी है। दूसरी विशेषता है विभिन्न देशों के बीच निवेश। अब एक देश की सीमा से हट करके विभिन्न देशों के बीच, एक जो संपन्न देश हैं थोड़ा पिछड़े हुए गरीब देशों में निवेश करते हैं, तो इसलिए दूसरी इसकी विशेषता होती है विभिन्न देशों के बीच निवेश। विभिन्न देशों के बीच निवेश होता है। और अगली जो विशेषता होती है प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, यानी कि एक देश में कोई भी जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो वो दूसरे देश में उसका आदान प्रदान होता है, दूसरे देशों के साथ उसका जो आदान प्रदान उस टेक्नोलॉजी का होता है, जिससे दूसरा देश भी फायदा उठा सके। और अगला आता है अंतर्देशीय उत्पादन। जो ये उत्पादन अभी एक सीमा के अंदर हो रहा था, अब वो क्या होता है, सीमा से बाहर भी उत्पादन। सपोज करो हमारे देश की एक कंपनी है जो अमेरिका में उत्पादन कर रही है, तो कहने का मतलब क्या है कि अंतर्देशीय उत्पादन होता है। एक देश की सीमा में ही उत्पादन नहीं होता, बल्कि सीमा से बाहर भी उत्पादन होने लगता है। तो जैसे अंतर्देशीय उत्पादन की बात करें पहले और अब कैसे, पहले क्या होता था, मुख्यतः देश की सीमा के अंदर व्यापार उत्पादन होता था। सीमा के बाहर केवल क्या जाता था, कच्चा माल जाता था, खाद्य पदार्थ जाता था और तैयार उत्पादन जाता था। व्यापार दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। जो पहले का उत्पादन था, पहले जो अंतर्देशीय उत्पादन होता था, उसमें क्या कंडीशन थी, केवल सीमा के अंदर ही उत्पादन होता था और सीमा के बाहर क्या जाता था, कच्चा माल जाता था, खाद्य पदार्थ जाते थे और तैयार उत्पादन जाता था। और व्यापार ही दूरस्थ देशों के बीच आपस में जुड़ने का एक जरिया होता था। तो और आज की कंडीशन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उभरना। आज क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभर कर आई हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर उनका नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो उभर कर आज की कंडीशन में आई, वो एक से अधिक देशों में व्यापार पर नियंत्रण रखती हैं, उन पर स्वामित्व होता है उत्पाद पर, और कार्यालय और कारखाने का निर्माण वहीं पर वो कंपनियां करती हैं जहां सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो ये आज की कंडीशन है जो कि अंतर्देशीय उत्पादन की आज की कंडीशन को इंडिकेट करता है, बताता है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं, इजी करते हैं? तो पहला कारक है प्रौद्योगिकी का विकास। जब प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होगा, प्रौद्योगिकी नहीं होगी, तो एक देश की जो कंपनियां हैं दूसरे देश में कैसे जा सकती हैं? इसलिए पहली है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का विकास। जब टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो वैश्वीकरण संभव इजी होता है। अगला आता है परिवहन में सुधार। परिवहन भी बहुत जरूरी है। एक देश की कंपनी दूसरे देश में अगर व्यापार करती है तो उसे वहाँ की परिवहन व्यवस्था पर डिपेंड होना पड़ता है। कच्चे माल को ले जाना, तैयार माल को निर्यात करना, कच्चे माल को आयात करना, इस सब के लिए परिवहन की जरूरत होती है, जिसके लिए परिवहन व्यवस्था एक ठीक ढंग की होनी चाहिए। इसलिए परिवहन में सुधार। अगला होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का आदान प्रदान करना भी वैश्वीकरण को संभव बनाता है। अगर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती हैं तो ऐसे क्षेत्र में कोई भी MNCs यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश करना
नहीं चाहेगी। तो अगला जो टर्म आता है सूचना प्रौद्योगिकी, और फिर आता है दूर संचार एवं संचार उपग्रह। दूर संचार और संचार उपग्रह भी बहुत जरूरी होता है वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए, इसलिए भी जरूरी होता है। सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति, जो सरकार क्या करे, कोई भी अवरोध उत्पन्न होते हैं तो सरकार अगर उनका निपटारा नहीं करती है, कोई भी कंपनी या श्रमिकों के बीच, मालिकों के बीच किसी भी तरह का जो अवरोध होता है, सरकार और एमएनसी कंपनियों के बीच अगर अवरोध होता है तो उसको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। अगर ऐसा सरकार द्वारा अवरोधों की अगर समाप्ति की जाती है तो वैश्वीकरण को बल मिलता है। और अगला आता है इंटरनेट। आज के युग में इंटरनेट का जो युग है, आज हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है, तो इसलिए इंटरनेट भी वैश्वीकरण को संभव बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वैश्वीकरण का प्रभाव। अगर वैश्वीकरण होगा तो इससे क्या प्रभाव होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, तो उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प। अभी क्या है, कोई एक कंपनी है जो कि कंटिन्यू अपने उत्पाद को बना रही है, वो उत्पाद अच्छा है, बुरा है, महंगा है, सस्ता है, इस पर कोई भी कभी विचार नहीं करता अगर कोई अलग उसके लिए विकल्प नहीं है, तो इसलिए उस उत्पाद को खरीदने के लिए लोग बाध्य होते हैं। पर जब वैश्वीकरण होता है उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विकल्प उपभोक्ता के लिए खुल जाते हैं, वो अच्छा सस्ता माल खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए पहला जो प्रभाव दिखाई देता है उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प। दूसरा आता है उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता। अब क्या होता है, कंपनियां, जब कई कंपनियां आ जाती हैं, विदेशी कंपनियां आ जाती हैं, एमएनसीज आ जाती हैं, तो जो स्वदेशी कंपनियां हैं और विदेशी दोनों के बीच एक कंपटीशन होता है, तो इसलिए उस कंपटीशन के फलस्वरूप क्या होता है, गुणवत्ता में सुधार आती है और एक उत्पादों की गुणवत्ता जो है उत्कृष्ट होती है। तो ये भी प्रभाव देखने को मिला। कम कीमत व अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर। क्या होता है, जब कंपटीशन होता है कंपनियों के बीच, तो वस्तुएं क्या होती हैं, कम कीमत, अधिक से अधिक कोशिश रहती है कंपनी की कि उत्पाद जो हो वो कम कीमत का हो और अपेक्षाकृत अच्छा हो। तो इससे क्या होता है, लोगों में विकल्प मिलता है, खरीदने का विकल्प मिलता है, कंपैरिजन करने का विकल्प मिलता है, तो लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होता है। और अगला आता है नए रोजगार के अवसर। जब कंपनियां आती हैं तो ऐसे ज़्यादातर सरकार की कोशिश रहती है वो कंपनियां पिछड़े हुए क्षेत्रों में हो, जहां पर क्या है, जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, संसाधन है, श्रम है, पर वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, तो कंपनियां ऐसे स्थान पर जब स्थापित की जाती हैं तो नए रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। स्थानीय कंपनियों की समृद्धि। अब क्या होता है, जब एक बड़ी कंपनी स्थापित होती है तो स्थानीय छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं वो कच्चे माल को उपलब्ध कराती हैं बड़ी कंपनियों को, तो इससे क्या होता है, उनको भी, वो कंपनियां भी समृद्ध होती हैं, छोटी छोटी कंपनियां भी समृद्ध होती है। अगला आता है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय। इसी तरह से वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि भारत की जो वैश्वीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ है, जैसे टाटा मोटर्स हो गए, इन्फोसिस, रैन, वैक्सी और एशियन पेंट। कुछ प्रमुख भारतीय एमएनसीज हैं, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो विदेशों में अपना व्यापार करती हैं, अपना पैसा निवेश करती हैं, तो ये भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। अच्छा, अब बात करते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण का प्रयास। न्याय संगत क्या है वैश्वीकरण, यानी क्या है, जो विकसित क्षेत्र है, दो इसके इफेक्ट देखने को मिलता है, एक इसके लाभ भी हैं और इसके हानि भी है। जैसे पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ के संसाधन हैं, अगर उन संसाधनों का विकसित देशों के द्वारा लगातार शोषण किया जाएगा तो पिछड़े हुए क्षेत्र पिछड़ते चले जाएंगे और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या होता है, इसके लिए बैलेंसिंग जरूरी है, तो इसके लिए न्याय संगत वैश्वीकरण का प्रयास है। तो क्या है, सभी के लिए अवसर होना चाहिए। पहली बात आती है सभी के लिए अवसर, यानी जितने भी देश हैं उन सबको अवसर मिलना चाहिए। वैश्वीकरण के फलस्वरूप ये कोशिश की जानी चाहिए। सरकारी नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होना चाहिए। जो सरकार की नीतियां हो, किसी भी देश की सरकार हो, तो उन सरकार की नीतियों को सबको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि विदेशी कंपनियों पर भेदभाव और स्वदेशी कंपनियों को लाभ प्राप्त करवाया जाए और विदेशी कंपनी को नुकसान हो तो उस पर ध्यान न दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। श्रम कानूनों का उचित कार्यान्वयन
वह श्रमिकों का अधिकार। और ये क्या है, जो वैश्वीकरण है, जो श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन। मान लिया सपोज करिए मैंने एक कंपनी स्थापित किया, उस कंपनी में मैं लगातार वहाँ के श्रमिकों को का शोषण कर रहा हूँ, वहाँ के जो श्रमिक हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, वो कोई डिमांड नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि मैं अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करूंगा और वहाँ के जो मजदूर हैं, वहाँ के लोग हैं, वो गरीब होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रम कानूनों का उचित कार्यान्वयन होना चाहिए और श्रमिकों को भी अधिकार होना चाहिए। यह भी एक वैश्वीकरण, न्याय संगत वैश्वीकरण का प्रयास होगा। समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन। अब क्या होता है, जैसे कई डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर डेवलप्ड कंट्रीज विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि उनमें लगातार वो शोषण वाली प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री आपस में संगठन बनाते हैं, आपस में ये विकासशील देश क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं और अपने अपने समान हितों का संरक्षण करते हैं, अपने अपने हितों को के साथ साथ दूसरे के हितों का भी ध्यान रखते हैं, तो यह भी वैश्वीकरण के लिए न्याय संगत हो सकता है। ठीक है। सरकार का विश्व व्यापार संगठन से समझौता। एक और फैक्ट आता है न्याय संगत बनाने के लिए, सरकार का विश्व व्यापार संगठन से समझौता। विश्व व्यापार संगठन जो कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सरकार से क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। सरकार WTO के तहत समझौता कर ली WTO से, तो उसका भी शोषण होने से बचा जा सकता है, किसी भी देश का अत्यधिक शोषण नहीं हो सकता है। और उसी नियमों कानूनों से अगर व्यापार करेंगे तो आप वहां पर अति नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। एक टर्म आता है, देखिए यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य होता है विदेशी व्यापार को उदार बनाना। जो विदेशी व्यापार है एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में, तो विदेशी व्यापार को क्या करना होता है, उदार करना। उदार मतलब क्या होता है, उदारीकरण वो होता है कि जो नियम है वो ढीले होना चाहिए, नियम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगा उदारीकरण क्या है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। तो क्या है, विदेशी व्यापार को उदार बनाना, यानी जो प्रतिबंध है वो कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। तो इसका उद्देश्य यही होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नियमों का निर्धारण। WTO क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नियमों का निर्धारण करता है और उसी नियमों के अंतर्गत रह करके ही एक देश दूसरे देश के साथ तथा दूसरा देश तीसरे देश के साथ व्यापार का कार्यान्वयन करता है, व्यापार करता है। अगला बात करते हैं व्यापार अवरोधों को हटाना। कोई अवरोध अगर उत्पन्न होता है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, डेवलपिंग कंट्रीज अगर जगह नहीं देती डेवलप्ड कंट्रीज को, तो उन डेवलपिंग कंट्रीज के बीच जो अवरोध हो रहा है उनको हटाना होता है। विकसित व विकासशील देशों के बीच जो अवरोध होते हैं उन सबको हटाने की कोशिश करने का काम होता है WTO। अच्छा, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आया यहाँ पर फैक्ट, तो इसे भी बता रहे हैं। एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाली कंपनी को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक या एक से अधिक देशों में क्या करती है, जब कोई कंपनी क्या करती है, कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाली जो कंपनी होती है, एक से अधिक देशों में जो नियंत्रण रखती है उत्पादन पर, तो उसी को कहते हैं विदेशी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाली कंपनियों को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। उदारीकरण मैंने आपको बताया कि उदारीकरण क्या है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है, क्या, अवरोध और प्रतिबंध दोनों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। तो ये भी आपको। निवेश क्या होता है, निवेश होता है परिसंपत्तियों की खरीद में बेची गई मुद्रा। जैसे कोई मैं संपत्ति खरीदना चाहता हूँ, भूमि खरीदना चाहता हूँ, जमीन खरीदना चाहता हूँ, उपकरण खरीदना चाहता हूँ, तो क्या होता है, भवन खरीदना चाहता हूँ, इसमें जो पैसा मैं निवेश करता हूँ वही क्या है, वही होता है निवेश। जो मुद्रा मैंने खर्च की वही होता है निवेश। अब विदेशी निवेश क्या होता है, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI विदेशी निवेश क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जब निवेश किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो दूसरे देश में निवेश करती हैं, पैसा लगाती हैं, जमीन, भवन, उपकरण ये सब खरीदती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, FDI कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। चलिए अगला बात आती है निजीकरण। निजीकरण क्या है, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनको चरणबद्ध तरीके से, जो सरकारी कंपनियां हैं उनको चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र को बेचना ही निजीकरण कहलाता है।
एक फैक्ट और आता है विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या है? ये एक सदस्य देशों की वित्तीय सहायता देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जितने भी सदस्य देश होते हैं इनके बीच में जो वित्तीय है सहायता देने के लिए यह क्या होती है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। डीसी एक शब्द आता है ना, डीसी, वाशिंगटन डीसी, ये आप देखते हैं वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन तो जगह हो गई, डीसी क्या है? डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इसको भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब की गई? जुलाई 1944 में। और इसके मेंबर कुल कितने हैं? 189 इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। एक टर्म और आता है सेज। सेज क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना होता है। जैसे क्या होता है सेज कि किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए आकर्षित करना ही सेज कहलाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट इसमें मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित रूप से सपोर्ट मिलेगा आपकी तैयारी के लिए, आपके कंपटीशन के लिए। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप इसे देख सको। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।